जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। फ्रेंड, हम अपनी डेली ही जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको डेली ही इसमें सॉल्व करवाते हैं यहाँ पर पूरे 30 प्रश्नों को। और ये जो प्रश्न हमारे होते हैं वो सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, एसएस की के सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, जीडी हो, यानी इन सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमारे प्रैक्टिस सेट रहते हैं। तो बहुत ही अच्छे हमारी प्रैक्टिस सेट होते हैं ये। और इसमें हम टारगेट भी करते हैं कि आपको 30 नहीं, यहाँ पर 20 नहीं, 30 में से, ठीक है, 30 में से आपको यहाँ पर 20 प्रश्नों को यहाँ पर हल करके दिखाना होता है। तो चलिए फ्रेंड, अपने बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर, और देखेंगे यहाँ पर क्या बोला है। क्वेश्चन ने यहाँ पर बोला है, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया। ठीक है, ये जो बाबा आमटे थे उनको एक खिताब दिया गया अभय सदक का, तो वह खिताब किसने दिया था। ऑप्शन देखेंगे एक बार यहाँ पर अपने, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर BR अम्बेडकर ने। तो किसने दिया था, यह दिया था इनको खिताब महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसका साइज हम पहले छोटा सा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी के युग के रूप में माना जाता है। जो भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो आंदोलन चले थे, या फिर जो आज़ादी की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तो उस समय काल में किस अवधि के, किस युग को, यानी किस अवधि को गांधी के युग के रूप में जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, सन 1906 से लेकर 1914, सन 1915 से 1948, सन 1928 से 1952, या फिर सन 1942 से लेकर 1945। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सन 1915 से लेकर 1948 तक के युग को हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था। बताएंगे इसमें से ऑप्शन से एक बार देखेंगे, प्यारेलाल जी को, श्यामलाल गुप्ता जी को, राम स्वरूप वर्मा जी, या फिर मोतीलाल नेहरू जी को। किसको बनाया गया था गांधी जी का सचिव। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन हमारा 1, ठीक है। प्यारेलाल को गांधी जी के सचिव के रूप में फिर नियुक्त किया गया था महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखेंगे क्या पूछा है, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। बताइए, जो श्री राम की जो लंका में पौराणिक मतलब पुराने जो समय में लंका यात्रा है, जिसमें माता सीता को मुक्त कराने के लिए रावण की कैसे जो यात्रा की थी, उससे तुलना की है महात्मा गांधी जी ने जो नमक दांडी यात्रा जो मार्च निकाला था उसकी। तो बताइए यह किसने की थी तुलना। ऑप्शन से हमारे यहाँ पर मेडेलिन स्लेड ने, मोतीलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने जो गांधी जी की दांडी मार्च जो यात्रा थी उसकी तुलना की है श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर क्या बोला है इसमें बोला है, हिंडनबर्ग रेखा कौन से 2 देशों को 2 भागों में बांटती है। यानी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो रेखाएं हैं, ठीक है, उनके बीच में हमारे और उस देश के बीच एक रेखा खींची जाती है, जिससे पता चलता है कि इस रेखा के इस साइड का हिस्सा यहाँ पर जो है वह कौन से देश का रहने वाला है, या फिर इस दूसरी साइड का वो कौन से देश का यहाँ पर रहने वाला है। चलिए, तो ऑप्शन से एक बार यहाँ पर देखेंगे हम अपने, क्या है यहाँ पर।
हाँ, तो इसके ऑप्शन देखिए एक बार, जर्मनी और जापान, जापान और पोलैंड, पोलैंड और जर्मनी, या फिर जर्मनी और सोमालिया। तो हिंडोनबर्ग जो रेखा है वह इन दो देशों के बीच में है, वह हमारे पोलैंड और जर्मनी, ठीक है, इन दो देशों के बीच में हिंडोनबर्ग रेखा। अगर बात करें डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, ठीक है, बताइए डूरंड रेखा किन के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा किन के बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रेखाएं हैं हमारे देशों के बीच में, ठीक है, डूरंड किसके बीच में, डूरंड होगी अफगानिस्तान और भारत के बीच में। उसी तरीके से होगी रेड क्लिफ रेखा, ये भी है जो किसके बीच में, वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो उसी तरीके से हिंडोनबर्ग जो रेखा है वह पोलैंड और जर्मनी को एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर, इनमें से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जानते हैं? ऐसा कौन सा देश है जिसे दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे एक बार यहाँ पर, न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड या फिर इंग्लैंड है। तो किसको बोलते हैं? यह बोलते हैं न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। इसको दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, न्यूजीलैंड देश को। फिर बढ़ेंगे अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और देखेंगे यहाँ पर पूछा है, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से इसमें से किस देश को जाना जाता है? यूरोप का जो कॉकपिट है उससे किस देश को जानते हैं? ऑप्शन हमारे देखेंगे एक बार यहाँ पर, बेल्जियम को, वियतनाम को, नॉर्वे या फिर ईरान को। किसे जानते हैं? तो यह बोलते हैं बेल्जियम को, ठीक है। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखिए पूछा है, पॉइंट कैलेमेरी वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, पॉइंट कैलेमेरी वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क है ये, तो यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे एक बार यहाँ पर, तमिलनाडु में है, यहाँ से थोड़ा हटाएंगे, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश में। तो यह किस राज्य में है? यह तमिलनाडु में बना हुआ है, पॉइंट कैलेमेरी वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? इनमें से बताना आपको कि भारत देश में जो रामसर स्थल है उनमें से सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सुंदरबन वेटलैंड हो गया, रेणुका वेटलैंड, चिल्का झील या फिर कोबोर प्रायद्वीपीय, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा सुंदरबन वेटलैंड। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल के नाम से इसे जाना जाता है। सुंदरबन जो है वह दो देशों के बीच में आता है, भारत में भी और बांग्लादेश में भी, और इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वह बांग्लादेश के हिस्से में आता है। फिर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? बताइए, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे एक बार यहाँ पर अपने, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, बुद्धा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जो सबसे बड़ा होगा तो वह सबसे भारी भी होगा, यानी वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन आपको समझने के हिसाब से यानी याद करने के हिसाब से अगर चीज़ें समझाएं तो जो सबसे भारी होगा हेमिस, ठीक है, क्या होगा? हेमिस। जैसे कि अच्छा एक हो गया यहाँ पर, चलिए इससे नहीं, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसका भी आंसर नेक्स्ट में आएगा, उसी में बताएंगे आपके लिए। फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? बताइए, जो भारत में एक सबसे लंबी सुरंग है जिसका नाम है पीर पंजाल सुरंग, वह भारत के किस स्टेट में है बनी हुई? ऑप्शन देखिए एक बार यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में। तो यह हो जाएगा लेह लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा है, स्वतंत्रता से पहले
कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? बताइए। ऑप्शंस देखिए एक बार यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, पुद्दुचेरी या फिर मालदीव। तो किस नाम से जाना जाता था? जो स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिलने से पहले इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे काला पानी के नाम से जानते थे, यानी जहाँ पर काला पानी की जो सज़ा दी जाती थी तो वहाँ पर उन लोगों को, कैदियों को भेज दिया जाता था। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें पूछा है यहाँ पर, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? बताइए। गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे अधिक सीमाओं को यहाँ पर टच करता है? तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश, ये सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है। आगे देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14, सामुदायिक निर्वाचित प्रणाली की घोषणा किस सन में की गई थी? बताइए। ऑप्शन देखिए एक बार यहाँ पर, सन 1932 में, सन 1932 में, सन 1930 में, सन 1935 या फिर सन 1942 में। तो किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 1932 में, 1932 में सामुदायिक निर्वाचित प्रणाली की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें देखेंगे क्या पूछा है, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किस सन में किया गया था? बताइए। ऑप्शंस एक बार देखिए, सन 1928 में, सन 1930 में, सन 1929 में या फिर सन 1932 में। तो जो बम विस्फोट किया गया था भगत सिंह के द्वारा वह किया गया था 1929 में, यानी 1932 में भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? बताइए ऐसा कौन सा इसमें से स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ऑप्शन हमारे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम है, मणिपुर या फिर असम। तो त्रिपुरा 3 ओर से जो घिरा होगा वह कौन हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल सही। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखिए भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जिसको मरुस्थल की राजधानी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखिए हमारे, जैसलमेर है, कच्छ का रण हो गया, उत्तरांचल पर्वत या फिर रांची का पठार। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। फिर हमारा 18 क्वेश्चन इसमें पूछा है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, जिसे 7 सिस्टर्स बोलते हैं? एक साइड में, एक हिस्से में इंडिया के मैप में एक साइड को कुछ स्टेट हैं जहां पर 7 सिस्टर्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो उस हिस्से में इनमें से कौन कौन से राज्य नहीं आते हैं उत्तर पूर्वी साइड में? देखना है यहाँ पर, सिक्किम व पश्चिम बंगाल, असम व पश्चिम बंगाल, मेघालय व मिजोरम, मणिपुर व मिजोरम। तो कौन कौन से इसमें से हो जाएंगे बिल्कुल सही? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम व पश्चिम बंगाल को 7 सिस्टर्स में ऐड नहीं किया जाता है। फिर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? बताएंगे एक बार। पठार कहलाते हैं, भाबर, तराई या फिर प्रायद्वीप, ये क्या कहलाते हैं? जो उत्तर भारत है वहाँ पर जो उप हिमालय क्षेत्र है उसके सहारे जो समतल मैदान फैले हैं वह भाबर कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन हमारे, पूर्वी अंडमान, पश्चिमी अंडमान, उत्तरी अंडमान या फिर दक्षिणी अंडमान। तो यह कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है, यानी दक्षिणी अंडमान इसकी राजधानी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी और पोर्ट ब्लेयर की। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे 20 प्रश्न। अभी इसमें हमारे 30 प्रश्न है, तो अभी 10 प्रश्न यहाँ पर बचे हुए। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लग रहे होंगे, और आपने अब तक इन 20 में से 18 प्रश्नों के सही जवाब आप लोग दे चुके होंगे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? बताइए। ऑप्शंस हमारे जम्बू द्वीप का, मालदीव का, आर्यवर्त द्वीप का, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप का। तो जो प्राचीन भारतीय है उस भौगोलिक मान्यता के अनुसार हमारा जो द्वीप भारत है वह जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक है, किसका था? जम्बू द्वीप का। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? बताइए। ऑप्शंस हमारे समतल मैदान हैं, सभी द्वीप पठार हैं, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, या फिर समतल मैदान भावन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी द्वीप पठार हैं। क्लियर। फिर देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 को। इसमें बताइए, पूछा है इनमें से भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले 2 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? जो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, ऐसे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अच्छा बताइए, भारत और चीन के जो बीच में जो एक रेखा है जो 2 देशों को अलग करती है, भारत को चीन को, वह कौन सी रेखा है? तो कौन सी है? वह है हमारी मैकमोहन रेखा। ठीक है, कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, जो कि भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करती है। और यह जो इस रेखा को जो भारतीय राज्य जो टच करते हैं तो वह हमारे स्टेट हो जाएंगे, इनमें से मिजोरम और मणिपुर। ठीक है। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शंस हमारे हाइपोथैलेमस, अस्थि मज्जा, पीयूषिका, या फिर थायरोग्रेसिस। तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? यह हो जाएगी हाइपोथैलेमस। ठीक है, यह ताप स्थिरांक यानी शरीर के थर्मोस्टेट को काम करने का काम करती है ये। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखेंगे, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हमारे प्रतिजैविकी, हाइड्रोन्यूट्रिसाइड, मोनोडाइऑक्साइड, या फिर मोनोजिम कार्बेट। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब प्रतिजैविकी यानी ऑप्शन नंबर 1। 26 क्वेश्चन हमारा है 26वां। लैटिन अमेरिकी का और दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? बताइए। ऑप्शंस हमारे अर्जेंटीना, आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन भी गलत है, इसके ऑप्शंस भी थोड़ा गलत हैं, तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी मानी जाती है? बताइए। ऑप्शंस हमारे लोकटक झील है, गोखुर झील है, बैकाल झील, या फिर गोखुर झील। यहाँ पर 2 बार गोखुर 2 बार से टिक हुआ है, और इसका ऑप्शंस भी इनमें से बल्कि नहीं है। उसका सही जवाब हो जाएगा बैकाल झील यानी ऑप्शन नंबर 3। यह विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 28। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? जो भूकंप आता है और उससे संबंधित घटनाएं घटित होती हैं उनका जो अध्ययन है तो वह किस शाखा के अंतर्गत होता है? रेडियोलॉजी के अंतर्गत, सिस्मोलॉजी, सेस्मोलॉजी, या फिर सिम्फोलॉजी। किसके तहत होता है भूकंप और उससे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन? तो ये होता है सेस्मोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 29 में, भारत और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसेराम
किस राज्य में स्थित है? एक शहर है मौशिनराम, जो कि जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अधिक जो वर्षा होती है वह मौशिनराम में होती है। अब पूछा है आपसे कि वह किस स्टेट के अंदर बसा हुआ शहर है? मिजोरम में है, मणिपुर में है, मेघालय या फिर त्रिपुरा में है? तो ये किस राज्य में है? यह है हमारा मिजोरम में, मेघालय में, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए याद भी आपको अच्छे से हो जाएगा। मेघालय, मेघालय यानी बादलों का घर, और जहाँ बादलों का घर होगा वहीं पर भी सबसे अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? बताइए सबसे पहले किस राज्य में मानसून का आगमन हो जाता है? केरल में, गोवा में, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना में? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल में। तो ये थे आज के हमारे पूरे 30 प्रश्न जो कि हमने आपको सॉल्व करवा दिए। उम्मीद है आपका इसमें से स्कोर 25 प्लस ही रहा होगा, यानी 25 प्लस आपके प्रश्न इसमें से सही रहे होंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, जिसमें जो हमने इसमें ऐड किए वो सारे ही NCERT के बेस पर प्रश्न थे। और आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंड के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल से जुड़वाइए। आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए सारे फ्रेंड। अगर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी क्लासेस करवाई हुई हैं मैंने अपने चैनल पर। हिंदी की हैं, जियोग्राफी की हैं, हिस्ट्री की हैं, पॉलिटी की है। तो आप उन सारी क्लासेस का भी यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी इन सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट भी हम डेली ही लेकर आते हैं। और शॉर्ट वीडियो भी आपको काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी जो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, और जिसमें हम शॉर्ट तरीके से यानी चीज़ों को दिखाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं एक नई क्लास में नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।